ये हैं पाकिस्तान की डिग्रियां और ये है पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और ये है इस तालीमी निज़ाम की औकात। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बात ये कोर्स की फॉर्म में मेरे से डॉक्टर्स और सीएसएस एस्पायरेंट्स और वो लोग जो कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स फेल करके मुंह काला करा के आते हैं, कई बार मुंह काला करा के आते हैं एग्ज़ाम से और फिर वो मेरे से ये चीज़ सीखते हैं, वो मैं आपको फ्री बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम, कुछ लोग मुझे प्रोफेसर अब्दुल्ला भी कहते हैं। इतनी सी उम्र में अभी थोड़ी सी दाढ़ी हो जाने की वजह से और बड़ी बड़ी बातें करने की वजह से कई लोग मजाक से और कई लोग इज़्ज़त से प्रोफेसर अब्दुल्ला भी कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ अब्दुल्ला समझता हूँ, जो कि एक अल्लाह का बंदा है। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से आज मैं आपको असल एक्चुअल फैक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताऊँगा और उनका सलूशन क्या है ये बताऊँगा। मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक YouTube पे फेसबुक पर वीडियो चलाने के लिए नहीं है, बल्कि इस वीडियो का एक मकसद है और वो है चेंज लाना। और वो चेंज ख़ास तौर पर एजुकेशन के निज़ाम के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट की है कि मैं जितना हो सका वो चेंज लाने की कोशिश करूँगा और पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, जहाँ तक हो सका वो चेंज एजुकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश करूँगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम राइज है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में भी, इंडिया में भी, अफ़गानिस्तान में भी या इर्द गिर्द के ममालिक में जो राइज है वो आज से कम अज़ कम 300-400 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम राइज है, जबकि दुनिया ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरा ये इस प्रॉब्लम को उठाने का मकसद ये भी है कि अगर हमने आज इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाला और इसमें कोई चेंजेस नहीं लाए तो हमारा हाल वो होगा जो पाकिस्तान के अंदर पहले रहने वाली तहज़ीब, यानी कि मोहनजोदाड़ो की जो तहज़ीब थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो उस वक्त भी पाकिस्तान की तरह एक बहुत बड़ी कौम थी, बहुत लंबी कौम थी, जो इंडस वैली के गिर्द, इंडस रिवर के गिर्द रहती थी, कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक रहती थी और उसका नाम था टेक्सला या उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। वो पाकिस्तान की तरह ही बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, लेकिन अपने आप को अपग्रेड ना करने की वजह से उसका नाम रखा गया मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मुर्दों की सरजमीन। तो जीते जीते मुर्दों की सरजमीन बनने से बेहतर है, दोबारा से मुर्दों की सरजमीन बनने से बेहतर है वक्त पर किसी की बात को मान कर, किसी की बात को समझ कर और ख़ुद भी अमल करके, मैं भी अमल कर रहा हूँ, आप भी अमल करके उस प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ आएँ। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है वो सबसे पहला सलूशन ये होता है कि आपको ये पता तो लगे कि आपको प्रॉब्लम है। हमें तो ये पता ही नहीं कि प्रॉब्लम हमें है और हमें ये पता ही नहीं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे है। अगर वो प्रॉब्लम है तो किस तरह से हम उसको कहें कि प्रॉब्लम है। बस हर किसी को इतना तो पता चल गया कि हमारे एजुकेशन के निज़ाम में प्रॉब्लम है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि एजुकेशन के जो निज़ाम में प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली है किस जगह पर। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपके जो एजुकेशन के निज़ाम में जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली किस जगह पर है और उसको कैसे ठीक करना है। उसमें दो बड़ी बातें। नंबर 1 कि हमारा जो इवेल्युएशन का, एग्जामिनेशन का सिस्टम है, टेस्टिंग का सिस्टम है, वो ही सबसे बड़ा गलत सिस्टम है हमारा। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन देने वाले की जो इज़्ज़त है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इज़्ज़त में सिर्फ मॉरल इज़्ज़त नहीं होती, बल्कि इज़्ज़त में उसकी फाइनेंशियल जो उसको रिमुनरेशन की जाती है, जो उसको पे किया जाता है, वो इज़्ज़त भी शामिल होती है, जो उसका माशरे में स्टेटस होता है वो भी शामिल होता है, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ इस हद तक है कि उस्ताद की जूतियाँ सीधी कर लो तो बस इतना काफ़ी है, लेकिन उस्ताद की जूती पर मिट्टी लगी हुई है वो किसी ने नहीं देखनी। उस्ताद की जूती के तस्मे टूट रहे हैं वो किसी को नज़र नहीं आएंगे, बस वो टूटे हुए तस्मे सीधे कर दो। यही यहाँ तक हमारी ये रिमुनरेशन है, यही हमारे उस्ताद को वर्थ देना रह गया। लेकिन जो उस्तादों का हाल है, जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम का हाल है, वो मैं जानता हूँ, किस तरह से जानता हूँ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ, लेकिन मैं मेडिकल सिस्टम में पढ़ाता हूँ, डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ, प्रोफेशनल्स को पढ़ाता हूँ। मेरा जो टीचिंग का सिस्टम है वो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन मुझे उस प्रोफेशनल लोगों को टीच करते हुए जो प्रॉब्लम्स नज़र आई, तो वहाँ जाकर मुझे ये आइडिया हुआ कि आज इनको ये पूरी 20 मंजिला इमारत बन चुके हैं, इनकी तो बेसमेंट ही ख़राब थी। यहाँ से मुझे ये पता लगा कि असल में तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इस बंदे का मसला नहीं है। शुरू करते हैं इस पॉइंट से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि
निश्तर मेडिकल कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पर एक निश्तर आईसीयू के अंदर एक हमारे से सीनियर एक डॉक्टर साहब जो हैं, जो कि इस वक्त जॉब कर रहे थे, एफसीपीएस का एग्ज़ाम दे रहे थे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की, खुदकुशी की कोशिश की और वो आईसीयू में आ गए। बदकिस्मती से, बल्कि बदकिस्मती तो नहीं, खुशकिस्मती से वो बच गए। उनके मुताबिक बदकिस्मती से वो बच गए, लेकिन खुशकिस्मती से जो वो बच गए तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने खुदकुशी की क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना, वो माशरे की एक क्रीम समझा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम की वो टॉप पर्सनैलिटी है। उसने खुदकुशी क्यों की? उसका ये कहना था कि ग्रेजुएशन तो कर ली मैंने, डॉक्टर तो मैं बन गया, लेकिन मुझे जो आगे जो इम्तिहान थे मैं उनको पास नहीं कर पा रहा था, मैं उनको अबूर नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर बनने के बाद मेरी एजुकेशन में एक ब्रेक लग गई थी, जिसकी वजह से ना मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही थी, ना मेरी जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत मायूस हो गया। बार बार फेल होने की वजह से मैं मायूस हो गया और उसके बाद ये हुआ कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि इतनी पढ़ाई के बाद तो उसको खुदकुशी करने की उसका दिल करेगा। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसकी टेस्टिंग का जो एवेल्यूएशन का सिस्टम है वो गलत है। वो किस तरह से है, ये मैं आज आपको एग्जांपल दूंगा आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन को पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक ज़हीन तरीन शख्स माना जाता है। आपको ये मालूम शायद ना हो कि उस शख्स को बचपन में सबसे ज़्यादा कुंद ज़हन इंसान माना जाता था। ये नवीद है, ये खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिनको पाकिस्तान में अभी कुंद ज़हन और जिनको पाकिस्तान में निकम्मा कहा जाता है। मेरे लिए वो बच्चे बड़े प्यारे हैं, क्योंकि मुझे पता है कल को असल लीडर्स वो हैं। आइंस्टाइन को निकम्मा माना जाता था इसलिए कि वो बाकियों की तरह नहीं पढ़ता था। खैर, ये तो एक बात है। और आपने बाद में आइंस्टाइन की ज़िंदगी देखी कि उसने क्या क्या तरक्की, उसने जो है फ़िज़िक्स के अंदर कितनी डिस्कवरीज़ की, उसने क्या क्या कुछ नहीं जो है फ़िज़िक्स की दुनिया में किया कि आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसके फार्मूलाज़ की बेस पर चल रही है। आज अगर हम ये बात भी कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आइंस्टाइन का रोल है। उस बच्चे का रोल है जिसको बेवकूफ़, निकम्मा और गूंगा बहरा, अंधा समझा जाता था, उस एजुकेशन सिस्टम की बेसिस पे जो कि उस वक्त राइज था, जो एजुकेशन सिस्टम आज पाकिस्तान में भी राइज है, इंडिया में भी राइज है। आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर जंगल में मुकाबला हो रहा हो और एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए उस मुकाबले को हेड कर रहे हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट बन के, एजुकेशन मिनिस्ट्री बन के, टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर बन के, टेक्स्ट बुक बोर्ड मुल्तान बन के, फैसलाबाद, सिंध बोर्ड बनकर उस एग्ज़ाम को देख रहे हो, और वो जो जंगल में जो इम्तिहान हो रहा है उसमें मछली, दरिया में तैरती हुई मछली दरिया के किनारे पर हो रहा है, जिसमें दरिया में तैरती हुई मछली भी शामिल है, किनारे पे बैठी बतख भी शामिल है, उसके साथ बिल्ली भी बैठी हुई है, उसके साथ कुत्ता भी बैठा हुआ है, उसके साथ बकरी भी बैठी हुई है, उसके साथ घोड़ा भी बैठा हुआ है, उसके साथ हाथी भी बैठा हुआ है। और एक प्रोफेसर साहब, एक टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो बैठा हुआ कह रहा है कि जी आज आप सबका इम्तिहान ये है, डेट शीट अनाउंस हो गई है, आज आप सबका एग्ज़ाम ये है, इम्तिहान ये है कि आप सब ने दरख्त पर चढ़ना है। लो जी, वहाँ पर एक बंदर भी बैठा हुआ था। मैं पहले उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो साइड पर किनारे पर बैठा हुआ था। वो बंदर भी बैठा हुआ था। प्रोफेसर साहब ने कहा जी मुकाबला हो गया शुरू, तो बंदर जो है सबसे पहले दरख्त पर चढ़ गया, मछली भी रह गई, हाथी भी रह गया, बाकी और परिंदे भी रह गए, बिल्ली थोड़ी देर बाद में चढ़ गई होगी, वो सेकंड आ गई, ठीक है, इसी तरह से गुलहरी थर्ड आ गई, लेकिन सबसे पहले जो है ना वो बंदर दरख्त पर चढ़ गया। आपको इस चीज़ में आपने गौर नहीं किया कि यहाँ पर हुआ क्या। इम्तिहान ये था कि दरख्त पे पहले कौन चढ़ेगा वो जीत जाएगा। तो बंदर जीत गया क्योंकि वो बंदर था, दरख्त पे चढ़ना तो उसका काम था, वो तो गॉड गिफ्टेड पैदाइशी बंदर था, उसने तो दरख्तों पे चढ़ने के लिए वो पैदा हुआ, उसके तो हज़ारों साल से उसके अंदर जीन्स इस चीज़ के बने कि दरख्त पे चढ़ना है। ये जो मछली पानी में तैर रही थी ना, इसने गन निकाली और सर में गोली मारी और खुदकुशी कर ली। ये हुआ वो डॉक्टर साहब के साथ। वो जो हाथी था ना बेचारा, था तो बहुत ताकतवर, खुदकुशी कर ली। क्यों? इसकी वजह ये थी कि वो भी बेचारा ये समझ रहा था कि मैं स्टूपिड हूँ, मछली भी बेचारी ये समझ रही थी कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं निकम्मी हूँ, प्रोफेसर भी ये कह रहा था कि तुम निकम्मे हो, और बंदर को गोल्ड मेडल पहनाए जा रहे थे। क्यों बंदर को गोल्ड मेडल इसलिए पहनाए जा रहे थे क्योंकि बंदर दरख्त पे पहले चढ़ गया। अरे भाई कोई ये तो देख लो कि बंदर जो दरख्त पे पहले चढ़ गया, क्यों? बंदर ने तो दरख्त पे चढ़ना ही था, उसके लिए तो ये मुकाबला बना ही, उसी के लिए तो ये मुकाबला बना था। ये मुकाबला मछली के लिए नहीं बना था, ये मुकाबला हाथी के लिए नहीं बना था, ये मुकाबला शेर के लिए नहीं बना था, ये मुकाबला तो बंदर, बिल्ली और गुलहरी के लिए बना था।
ये हो रहा है पाकिस्तान में आज से 400 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेज दे गया था, गलती से अपडेट करना हमें याद नहीं रहा, वो पुराना ही सॉफ्टवेयर वर्जन चलाए जा रहे हैं। एंड्रॉयड का तो हमें लेटेस्ट वर्जन चाहिए, पता नहीं वो मुझे लेटेस्ट कौन सा आया है, लेकिन हमें पता हो ना हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो 400 साल पुराना है। इस एजुकेशन सिस्टम में होता ये है कि आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, पता नहीं कोई अकल वाला यहाँ तक रह गया होगा जो सुन रहा होगा बात, बाकी सारे जो उस खाली दिमाग के थे ना वो निकलते गए यहाँ से। अकल वालों के लिए जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ, जो वाकई ही कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, जहाँ हाथ पड़ता है वो वहाँ हाथ डालकर कुछ करेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। देखें जी, एजुकेशन, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की ख़राबी ये है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टेक्सचुअल माइंडसेट को प्रमोट करता है, जबकि दुनिया में यानी कि पाकिस्तान में भी 4 तरह के माइंडसेट होते हैं। ये बात गौर से सुन लें कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो सिर्फ 4 तरह के माइंडसेट्स में से एक तरह के माइंडसेट को फैसिलिटेट करता है, और वो है टेक्सचुअल माइंडसेट, जिसको वो एजुकेशन सिस्टम फैसिलिटेट करता है। इसीलिए हमारे बोर्ड्स का नाम होता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फैसलाबाद और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मुल्तान। ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, इसने सारी तबाही मचाई है। दुनिया में अल्लाह पाक ने 4 तरह के दिमाग बनाकर भेजे हैं। मैं बहुत बड़ी बात भी नहीं कर रहा कि जी 16, 17, 20, 28, 2000, अल्लाह ताला ने सिर्फ 4 तरह के सिर्फ जो है ना वो दिमाग बनाकर भेजे हैं। अगर इनके लिए भी काम नहीं किया ना एजुकेशन सिस्टम में, तो बस फिर तबाही है, फिर मोहनजोदड़ो बनना है हमने। वो 4 तरह के माइंड ये हैं कि कुछ लोग होते हैं विजुअल, वो विजुअल से, वो देखने से, ड्राइंग से और कलर्स से और खूबसूरती, चीज़ों की खूबसूरती से, डिज़ाइन से लर्न करते हैं, सीखते हैं और समझते हैं और चीज़ों को एक्सप्रेस भी वैसे ही करते हैं। दूसरे नंबर पर वो होते हैं जो ऑरल होते हैं, जो ऑडियो से चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, सिखाना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। ऐसे लोगों को आवाज़ से जल्दी याद होता है, बोलकर जल्दी याद होता है, सुनकर जल्दी याद होता है, और ऐसे लोगों की आवाज़ में कोई ना कोई ख़ास बात होती है, या वो बोलते अच्छा हैं, या वो गाते अच्छा हैं, या सुनाते अच्छे हैं, वो उनके अंदर ये आवाज़ की क्वालिटी होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं, बात करते हैं जो कि होते हैं प्रैक्टिकल माइंडसेट। वो होते हैं काइनेस्थेटिक, उनको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं एजुकेशन की टर्म में, प्रैक्टिकल माइंडसेट। ये प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले बच्चे वो होते हैं जो हर वक्त किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज़ को खोलने के चक्कर में रहते हैं। अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन बताई जाए, कोई बात बताई जाए, फिज़िक्स पढ़ाई जाए, तो उनको फिज़िक्स के पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना उनको फिज़िक्स को करने में इंटरेस्ट होता है। मैं खप गया हूँ इस बात को समझा के कि भैया हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझ लो, सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं, अगर इनको समझ लोगे तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा। लेकिन किसी ने प्रॉब्लम को तो समझना नहीं ना। ये हमारा वो हाल है कि हमारा मोटरसाइकिल का स्टैंड निकला हुआ है, पीछे से दुपट्टा जो है वो टायर में जा रहा है, लेकिन हमें कोई बार बार बता रहा है, बार बार खींच के बता रहा है कि भाई स्टैंड निकला हुआ है और आपका दुपट्टा जो है ना वो टायर में फंस रहा है, लेकिन हम नहीं, हमें ना बताओ भाई, आगे जाके मरना हमारी किस्मत, हमने खुद चूज़ किया, हमने मरना है। तो मैं भाई बता रहा हूँ, आपका स्टैंड लगा हुआ है, आपका स्टैंड लगा हुआ है, आपने टेक्सचुअल स्टैंड लगाया हुआ है अपनी तालीमी एजुकेशन की मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ना, ये जो टेक्सचुअल सिस्टम का जो माइंडसेट का जो आपने दुपट्टा है ना वो टायर में फंसाया हुआ है, इसको खुदा का वास्ता है रोक लें मोटरसाइकिल को और उसको ठीक करके चलाएं। तो तीसरा मैं आपको बता रहा था, वो जो प्रैक्टिकल बच्चे होते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले होते हैं। अब बात दोबारा करता हूँ, पहला विजुअल, जो विजुअल्स के साथ सीखते हैं, दूसरा ऑरल, जो ऑडियो के साथ सीखते हैं, तीसरा प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल्स के साथ सीखते हैं और ये अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे काम भी ऐसे करते हैं, इनके प्रोफेशंस भी आगे इसी किस्म के होते हैं। ये 3 ज़हीन तरीन लोग होते हैं। चौथा आ गया टेक्सचुअल, जो सिर्फ किताबी होते हैं, किताबी कीड़े, बुरे नहीं होते, इनकी ज़रूरत है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि इन 3 की भी ज़रूरत थी, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इन बाकी तीनों का कत्लेआम कर रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इन बाकी तीनों को कत्ल कर रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इन बाकी तीनों को खुदकुशी पर फोर्स कर रहा है कि वो खुदकुशी करें। हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको फोर्स कर रहा है कि उनको ये अपनी ज़िंदगी में नंबर्स ना मिले और उनको अपने आगे कोई रास्ता नज़र ना आए। हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको कम नंबर देकर, क्योंकि वो इवेलुएट ही सिर्फ टेक्सचुअल पे कर रहे हैं, उनको कम नंबर देकर उनको फांसी के फंदों पे चढ़ा रहा है ताकि वो आगे ना बढ़ सकें, उनका राइट छीन रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप विजुअल हैं, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में
आपको लगता है कि आप डायग्राम से, पिक्चर्स से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, वीडियो से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ओरल हैं, आपको ऑडियो, साउंड्स और आवाज़ से और लेक्चर से ज़्यादा अच्छी समझ आती है और बोल बोल के याद करने से ज़्यादा अच्छी समझ आती है, और अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिकल हैं, आपको चीज़ों को प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ आती है और आपको प्रैक्टिकल करने का भी मज़ा आता है, तो आप प्रैक्टिकल लर्नर हैं, तो आप तीनों का, विजुअल, ऑरल और प्रैक्टिकल माइंडसेट्स वालों का हक मारा जा रहा है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में। आपका हक मारा जा रहा है, आपको कम नंबर दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको टेस्ट उस तरीके से नहीं किया जा रहा जो आपके पास काबिलियत है। आपको टेस्ट किया जा रहा है सिर्फ एक चौथे फैक्टर की बेसिस पर, जो कि टेक्सचुअल माइंडसेट्स होते हैं, जो कि किताबी माइंडसेट्स होते हैं, जो कि सिर्फ किताबी हद तक रहते हैं, किताब लिखने और पढ़ने की हद तक रहते हैं। कुछ लोग होते हैं, खुदा की उनके ऊपर ब्लेसिंग होती है कि उनके पास चारों माइंडसेट होते हैं, उनके पास ये चारों तरह की काबिलियतें उनके दिमाग में मिक्स होती हैं। जैसे वो आधे तीतर आधे बटेर होते हैं, तो उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग होती है कि वो किसी न किसी तरह से किताबी और लिखारी होने के बावजूद उनके पास कोई ना कोई प्रैक्टिकल वाला माइंडसेट भी होता है, तो ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। यही वजह है कि आपको वो जो बोर्ड में 1100 में से 1100 नंबर लेने वाला जो है, वो आपको कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, कभी इंडस्ट्री में नज़र नहीं आता। ये वो वजह है कि आपको बोर्ड का टॉपर कभी इंडस्ट्री में काम करता नज़र नहीं आता। वो किसी CSS के दफ्तर के अंदर फाइलें आगे पीछे करता हुआ बड़ा वो ऑफिसर बन के फिरता हुआ नज़र आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र नहीं आएगा। यही वजह है आपको CSS ऑफिसर रोड पर नज़र नहीं आएगा। यही वजह है कि आपको सिविल सर्वेंट्स कुछ काम करते नज़र नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल करते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि दे आर ओनली टेक्सचुअल माइंडसेट्स। वो सिर्फ टेक्सचुअल माइंडसेट्स हैं। पाकिस्तान के जो मेरिट पे डॉक्टर्स आते हैं, मोस्टली दे आर मोस्टली टेक्सचुअल माइंडसेट, नॉट ऑल बट मोस्टली आर टेक्सचुअल माइंडसेट्स। इसी वजह से वो प्रैक्टिकल काम होते हैं, वो प्रैक्टिकल काम होते हैं, और प्रैक्टिकल काम होने की वजह से वो सेहत की वो प्रैक्टिकलिटीज़ नहीं दे पाते जो कि प्रैक्टिकलिटीज़ उनकी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टेक्सचुअल माइंडसेट्स को, इंजीनियरिंग में भी यार तुम टेक्सचुअल मांगते हो, इंजीनियरिंग में भी तुम ये मानते हो। अब मैं ज़रा थोड़ा सा, मैं असल में इतना नॉलेज इसके अंदर, इस बात के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन फ़िलहाल जितनी मेरे से हो सकती है मैं आप लोगों को बात करता रहूँगा ताकि आप लोगों को भी समझ आए और मैं भी समझाने के काबिल हो सकूँ और इस सिस्टम को चेंज कर सकूँ। आप इमेजिन करें कि सिविल इंजीनियरिंग का टेस्ट हो रहा है कि किसको सिविल इंजीनियर बनना चाहिए। खुदा की कसम, आप ज़रा इस चीज़ को इमेजिन करें। मुझे अफसोस होता है कि सिविल इंजीनियर का टेस्ट हो रहा है, इसके लिए जो मौजूद शख्स है वो विजुअल, काइनेस्थेटिक और बाद में टेक्सचुअल माइंड, जिसके अंदर ये तीन काबिलियतें इकट्ठी हों, या हम कह सकते हैं जिसके अंदर ये जो प्रैक्टिकल, काइनेस्थेटिक जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये काबिलियत हो, तो इसको इंजीनियर होना चाहिए। लेकिन जो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो एंट्री टेस्ट सिस्टम है, वो सिर्फ उसमें से इनको छोड़ के टेक्सचुअल वाले को लेता है, क्योंकि वो नंबर्स को देखता है। अब ज़रा सिंप्लीफाइड करते हैं इस बात को। टेक्सचुअल माइंडसेट वाले, उनकी जो तरीका होता है पढ़ने का, लिखने का और काम करने का, वो यही सिर्फ होता है कि वो हर चीज़ को बगैर लॉजिक के, विदाउट लॉजिक, टेक्सचुअल माइंडसेट उसको याद कर सकते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती इसमें बात क्या की गई है, इसका मतलब क्या है, इसकी लॉजिक क्या है। उनको बस ये पता होता है ये यहाँ से शुरू करना है, अलिफ से ये तक इसको पढ़ना है और सुना देना है, और अखबार में, पेपर में अखबार की तरह इसको लिख देना है। ये होता है टेक्सचुअल माइंडसेट। तो जब नंबर आते हैं तो फिर टेक्सचुअल वाले के सबसे ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर वही एग्ज़ाम, जब बोर्ड का एग्ज़ाम, वही एग्ज़ाम एक प्रैक्टिकल वाला माइंडसेट वाला बच्चा देता है, तो वो 4 लाइनों में वो सारी वो जो अलिफ से ये तक की कहानी थी, वो सिर्फ 4 लफ्ज़ों में एक लॉजिकली लिख कर आता है, और उसका आगे लिखने का दिल नहीं करता क्योंकि वो लॉजिक एक्सप्लेन कर चुका होता है। तो उसको जो उस्ताद है वो कम नंबर देते हैं, उसको जो एजुकेशन सिस्टम है वो कम नंबर देते हैं। जबकि बात वो भी वही कर रहा है, टेक्सचुअल भी वही कर रहा है और प्रैक्टिकल माइंड वाला भी वही कर रहा है। प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड वाला सिर्फ उसको 4 लफ्ज़ों में बयान करके बात ख़त्म कर रहा है, लेकिन जवाब पूरा दे रहा है। टेक्सचुअल वाला उन्हीं 4 लफ्ज़ों को खींच के कहानी को अलिफ से ये तक लेकर जा रहा है, तो वो उसको ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। ये तो बात आम थी हमारे दौर में भी कि बाकायदा पेपर को उठा के, टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले पेपर उठा के वज़न देखते हैं, ऐसे ऐसे छान के देखते हैं, छन छन की आवाज़ आ रही है पेपरों की, तो फिर इसको ज़्यादा नंबर दो। रद्दी की अगर वज़न है, रद्दी ज़्यादा है, तो इसको नंबर दो, क्योंकि ये जब रद्दी की टोकरी में जाएगा तो प्रोफेसर साहब इसको जब बेचेंगे तो फिर उनको जो है कुछ पैसे मिल जाएंगे उस रद्दी से। दूसरी चीज़, वापस आते हैं कि अब जब नंबर दिए जाते हैं तो फिर
जाहिर है इन्होंने वज़न देख के नंबर दिए, इन्होंने सिर्फ लिखे हुए को देख के नंबर दिए, इन्होंने क्वालिटी तो देखी नहीं, इन्होंने ये तो देखा नहीं कि लॉजिक, कोई बच्चा 4 लफ्ज़ों में भी लॉजिक क्लियर कर रहा है, तो इन्होंने उसको नंबर कम दिए, इसको ज़्यादा दिए। अब जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो दोनों ज़हीन थे, प्रैक्टिकल माइंडसेट। अब मैं जनरली 2 बातें करूँगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, हम सिर्फ 2 बातों पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट और रट्टा माइंडसेट। प्रैक्टिकल माइंडसेट सारे वो होते हैं जो कि विजुअल वीडियोस और प्रैक्टिकल और ऑडियो से सीखते हैं, और रट्टा माइंडसेट जो होते हैं ये मोस्टली टेक्सचुअल होते हैं और इनमें भी ऑडियो वाले शामिल होते हैं, यानी कि जो सुन के वो भी रट्टे से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर दुनिया में जो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम में जंग है वो प्रैक्टिकल माइंडसेट वर्सेस रट्टू माइंडसेट के बीच में जंग चल रही है। और जो एजुकेशन सिस्टम है, बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो रट्टे माइंडसेट को फैसिलिटेट कर रहा है। वो बगैर लॉजिक के वो ये देखता है कि जिसने पेपर ज़्यादा फिल कर लिया वो उसको नंबर देता है, और वो प्रैक्टिकल माइंडसेट को, ज़हीन माइंडसेट को, जीनियस माइंडसेट को, जो कि पूरी थीसिस को, पूरी कहानी को 4 लफ्ज़ों में मुहावरतन या स्टाइल में, अपने स्टाइल में, लॉजिकल स्टाइल में 4 लफ्ज़ों में, अपने लफ्ज़ों में उसको एक्सप्लेन कर देता है, उसको नंबर नहीं देता, क्योंकि उसको जो चेक करने वाला उसको मवाद नहीं मिलता, उसको ज़्यादा भरे हुए सफ़े नहीं मिलते। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बेसिक वजह है, और आज मैं आपको इसका सलूशन बताने जा रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम को तो हम बाद में ठीक करेंगे, सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करें, सबसे पहले आप अपने घर में बच्चों को ठीक करें। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात ये कोर्स की फॉर्म में मेरे से डॉक्टर्स और CSS एस्पायरेंट्स और वो लोग जो कि बड़े एग्ज़ाम्स फेल करके मुंह काला करा के आते हैं, कई बार मुंह काला करा के आते हैं एग्ज़ाम से, और फिर वो मेरे से ये चीज़ सीखते हैं, वो मैं आपको फ्री बताने जा रहा हूँ। आपने सिंपली ये करना है, मैं एक सिंपल सा आपको रूल बता रहा हूँ। personalitymax.com पर जाएंगे, उसमें से लर्निंग स्टाइल्स पर आप टिक कर दें, या एक और सिंपल बताता हूँ, personalitymax.com, और एक और सिंपल आप गूगल पर जाकर लिखें, अभी नहीं वीडियो के बाद, पहले आप सुन लें वरना आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या बताया। VARK, ये वीडियो के एंड पर आप जाके कर लीजिएगा, VARK। ये इस वक्त हो रहे हैं मेरा ख्याल है 23 मिनट समथिंग, तो 23 मिनट पर वापस आके आपने दोबारा से सुनना है। VARK टेस्ट google.com पर आपने जाके सर्च करना है। VARK क्या है? V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडियो ऑरल, और R फॉर रीडर राइटर यानी कि टेक्सचुअल, और K फॉर काइनेस्थेटिक यानी कि प्रैक्टिकल। यानी कि ये 4 तरह के जो माइंडसेट्स होते हैं, इसका एक टेस्ट पड़ा हुआ है, इसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। ये गूगल पे पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है, आप ये करें जाके अपने लिए भी, सबसे पहले तो अपने लिए करें, फिर आप जाएंगे आप कोशिश करें अपने बच्चे, बहन, भाई, किसी के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहा है, सो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, उसको ये जाके बताएंगे आप कि ये टेस्ट करो। 14, 15, 16 सवाल है, मेरा ख्याल है 16 सवाल है। ये 16 सवाल जब आप कर लेंगे सॉल्व, तो उसके बाद आपको ये वो बताएगा वेबसाइट वाला कि आपका इनमें से कौन सा माइंडसेट है। वो हो सकता है आपको बताए कि आपका विजुअल माइंडसेट है, वो आपको बताए, हो सकता है आपका ऑडियो माइंडसेट है, वो हो सकता है आपको बताए कि आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट है, या वो आपको बताए कि आपका टेक्सचुअल माइंडसेट है, और ये भी बताएगा कि आपका इन चारों का मिक्सचर है, या वो ये बताएगा आपका विजुअल और टेक्सचुअल माइंडसेट मिक्सचर है, आपका ऑडियो और प्रैक्टिकल माइंडसेट का मिक्सचर है। यानी कि वो आपको मुख्तलिफ जो 4 के मिक्सचर्स बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो आपको बता देगा कि आपका क्या है। ये जो बात मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा के बताता हूँ कि ये वो बात है कि अगर आपको ये बात पता लग जाए ना, तो आपको इकबाल की खुदी समझ आ जाए, ये अपनी खुदी पहचान है। ये वो बात है कि आप ये पहचान जाएं कि आप क्या है। छोड़ें एजुकेशन सिस्टम को, आग लगाएं उसको, आप अपने आप को आज पहचानें। वो जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी एग्ज़ाम फेल होने की वजह से, उस तरह के मज़ीद जब मेरे सामने आए, मेरे तो दिमाग में बैठ गई ना ये बात, यार लोगों का इलाज बाद में होगा, लोगों की जानें बाद में बचाएंगे, पहले उनकी तो जान बचाएं कि जिनकी जानें, जो लोगों की जान बचाते हैं, वो क्यों फेल हो रहे। तो मेरे पास 300 से ज़ायद डॉक्टर्स का डाटा मौजूद है कि जो फेल हो के आए, और जब उनको उस टेस्ट से गुजारा गया जो मैंने आपको फ्री बता दी है, जिसके उन्होंने 16,000, 14,000 हज़ार रुपये, 15,000 हज़ार रुपये, जितनी मैंने फ़ीस कही उतनी फ़ीस उन्होंने देकर वो टेस्ट करके मेरे से सेशन लिया काउंसलिंग का, और मेरे से सीखा कि किस तरह से वो आगे पढ़ सकते हैं। उन्होंने टेस्ट पास किए, 300 का डाटा मेरे पास मौजूद है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी को भी, जो भी अब तक इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उसके दिमाग में ज़रा सा भी खलल है ना कि मैं कोई एवं ही बात कर रहा हूँ,
मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आके मेरा डाटा देख सकते हैं कि कैसे कैसे डॉक्टर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, डॉक्टर्स क्रीम ऑफ द नेशन, पढ़ने वाले लोग, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। और बाद में ये पता लगा कि वो इनमें से कोई 4 माइंडसेट में से कोई एक माइंडसेट थे और वो गलत तरीके से पढ़ रहे थे। और जब उनको बताया गया कि आप अपने तरीके से पढ़ें, आपको तो अल्लाह ताला ने उकाब बनाया है, आप मुर्गी क्यों बने हुए हैं? आपको तो अल्लाह ताला ने बिल्ली बनाया है, आप कुत्ते क्यों बने हुए हैं? आपको अल्लाह ताला ने मछली बनाया है, आप पानी में तैरने के लिए बने, आप पानी से बाहर निकलकर उकाब बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मर जाएंगे आप। तो जब उनको ये बताया कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है, आपने ये करना है, आपको अल्लाह ताला ने विजुअल बनाया है, आपने विजुअल तरीके से पढ़ना है और अपने कैरियर को विजुअल्स में लेके जाना है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मेरा जो है ना 5 साल हो गए, 5 अटैम्प्ट्स हो गई, मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा है FCPS का। मैंने कहा जी आपने टेस्ट किया, टेस्ट हो गया? डॉक्टर साहब थे विजुअल माइंडसेट, विजुअल के साथ टेक्सचुअल भी थे। टेक्सचुअल थे इसलिए पाकिस्तान के MD कैट और एंट्री टेस्ट सिस्टम से पास होकर ना वो मेडिकल कॉलेज तक तो पहुंच गए थे, लेकिन वो विजुअल भी थे। जब वो ग्रेजुएशन कर गए तो उनका जो विजुअल फैक्टर, जो उनका डायग्रामेटिक फैक्टर था ब्रेन का, वो डोमिनेट होने लग गया। और उसकी वजह से उनको ये मुश्किल आने लग गई कि जब वो पढ़ते थे तो उनको जब तक वो विजुअल्स नहीं मिलते थे तो उनकी तैयारी नहीं होती थी। लेकिन ये बात उनको पता नहीं थी। वो टेक्सचुअल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते रहते थे, रीडिंग करते रहते थे, लेकिन उनको ना याद नहीं होता था, क्योंकि उनके माइंड में आधा फैक्टर खाली रह जाता था, आधा दिमाग खाली रह जाता था। वो था जो विजुअल्स और पिक्चर्स को रिसीव करने वाला, मेमोरी बनाने वाला माइंड का पार्ट था। क्योंकि वो देखते ही नहीं थे डायग्राम्स को, उनको पता ही नहीं था कि उनको ये उनके दिमाग की ये प्यास है जो उन्होंने बुझानी है। तो जब मैंने उनका टेस्ट किया तो उनका पता लगा विजुअल है। और उसके बाद जब मैंने उनको बताया कि आपने विजुअल्स तरीके से पढ़ना है, आपने डायग्रामेटिक्स के साथ डायग्राम्स की हेल्प लेते हुए स्टडी करनी है और दिमाग में विजुअलाइजेशन बनानी है पढ़ते हुए, तो आप अच्छे तरीके से पास कर लेंगे। तो वाकई वो पास भी कर गए। और साथ में मैंने उनको एक एडवाइस दी कि आप जिस फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं वो विजुअल फील्ड नहीं है, वो सिर्फ रीडिंग वाली फील्ड है। आपको चाहिए कि आप रेडियोलॉजी में जाएं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया है जो पिक्चर्स में से, इमेजेस में से चीज़ों को पिक कर लेता है। तो आप रेडियोलॉजी में जाएं। वही डॉक्टर साहब गलत साइड पर FCPS कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने रेडियोलॉजी साइड को चूज़ करके माइंड में फोकस बना के उन्होंने FCPS का एग्ज़ाम दिया तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर गए। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह की बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो मैं आज आपको सोल्यूशन बताया है उसकी जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि पर्सनल लेवल पर आप पहले अपने आप को ठीक करें। पर्सनल लेवल पे मैंने अपने आप को ठीक किया, मैंने अपनी आइडेंटिफिकेशन की कि मेरा क्या है, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरी खुद ही पता है। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपना कर लेंगे आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको घर में अपने बच्चों को जब आप करेंगे, बहन भाइयों को करेंगे, उनको बताएंगे कि ये तुम्हारी असल हकीकत है, तुमने इस तरह से पढ़ना है, आप देखिए उनके मार्क्स कैसे इंप्रूव होते हैं। तो फिर आप इस निज़ाम को भी चेंज करने के लिए मेरे साथ कोशिश करेंगे कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ एक स्कूलिंग सिस्टम बना लेने से ये काम नहीं होगा। कई लोग कहते हैं आप अपना एजुकेशन सिस्टम बना लें, मेरे एक स्कूल से क्या हो जाएगा? भाई ये पूरा जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम है उसको किसने ठीक करना है? वरना फिर ये जाएगी, मोहनजोदड़ो बन जाएगी ये कौम, कोई और आएगा इनके ऊपर रूल करेगा, मंगोल आएंगे गर्दनें उड़ा के चले जाएंगे, वो तो दोबारा तैयार बैठे हैं। तो इससे पहले कि हमारे पर अजाब आए, तालीमी नाअहली की वजह से अजाब आए, गुर्बत का अजाब आए, और गुर्बत भी इसीलिए कि तालीमी नाअहली है। इतने बड़े बड़े हो गए, 20-20, 22 साल, 25-25 साल के ग्रेजुएट्स हो गए, ऐसे लगता है उनको देख के ऐसे लगता है कि मुंह में चूसनी ली हुई है, क्योंकि कोई पता ही नहीं है। अभी मैं फाइनली एक बात करूँगा, एक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से, एक ग्रेजुएट से, स्टूडेंट ही मुंह से निकलता है कि हालत ही स्टूडेंट्स वाली है। एक ग्रेजुएट से एक अरबी पूछ रहा है कि ये बताओ कि तुम्हें ये काम आता है, स्किल का पूछ रहा था, तुम्हें ये काम करना आता है, तुम्हारी डिग्री में ये इस काम को मेंशन किया गया। तो वो बार बार अपनी डिग्री आगे कर रहा है, बार बार अपनी डिग्री, मुझे ये डिग्री मिली है। उस अरबी ने गुस्से में ये कहा कि भाई मैं इस तुम्हारी डिग्री का अचार डालूं, इस डिग्री को मैं आग लगा दूं, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ आता है? नहीं। वो बार बार इस जिद पे अड़ा हुआ था कि मैंने तो ये डिग्री की है। तो हम ना सिर्फ डिग्री को दिखाने की हद तक रह गए। डिग्री की हुई, मैंने BS में, मैंने फलां में, मैंने MS में, मैंने फलां में, PhD में ये किया हुआ। क्या करें हम आपके PhD का, MPhil का, PhD और BS का? दिस इज BS, हम इसका क्या करें? हाँ, उन लोगों को वो चाहिए जो आप कर सकते हैं। नहीं, डिग्री यहाँ पर डिग्री लगा दी आपने, डिग्री क्या कर ले डिग्री से? मैंने फर्ज करें मैंने ड्राइवर रखना है तो ड्राइवर को तो गाड़ी चलानी आनी चाहिए।
वो ड्राइवर बार बार कहे नहीं नहीं वो सर जी मैंने डिप्लोमा किया हुआ ड्राइविंग में, मैंने सर डिप्लोमा। मैं उसको कहूँ चलो मेरी गाड़ी पे बैठो, चलाओ, ड्राइव करके दिखाओ, तो वो मेरी तरफ देखने लग जाए कि मैं कैसे ड्राइव करूँ, तो मैं लगाऊंगा ना उसको दो। ये होता है पाकिस्तानियों के साथ जब वो इंटरव्यू देते हैं, नहीं जी बस यूके का वीज़ा लगा दें हमारा, जब बस जी हमें स्टडी वीज़ा दे दें, अमेरिका का स्टडी वीज़ा दे दें, जापान का स्टडी वीज़ा दे दें, हमें ना जॉब दिलवा दें अमेरिका में। और भाई ऐसे नहीं मिलती, कुछ करना सीखो। इस एजुकेशन सिस्टम से जो मार खाई है ना, कम से कम अब मैं आपको जो मैंने आपको बताया पहले वो करो और अपने आप को पहचानो और सही कैरियर की डायरेक्शन। इस वीडियो में बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, अगर अकल वाले हैं ना तो उनको समझ आ गई होगी, जो अकल वाले नहीं हैं उनको समझ नहीं आई होगी, उनके लिए बकवास ही थी और वो इंशाल्लाह वो बकवास ही बनेंगे अपनी ज़िंदगी में। सॉरी फॉर बीइंग हार्श, क्योंकि मैं तप चुका हूँ, सीधी सी बात है। मैं जो कुछ देखता हुआ आया हूँ एजुकेशन सिस्टम में, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो मैं पाकिस्तान को जिस तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ, मेरी बस हो गई। अब मेरा एक जो जिसे कह लेना पता नहीं कौन सा मोड ऑन हो गया है, वो मेरा ऑन हो चुका है और मैं अब ऐसी बात करूँ आप लोगों के साथ। फैमिली वालों के साथ तो बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ ही चलता है, थोड़ा सा बंदा जो है वो जब आता है ना किसी काम को करने के लिए, सीधा करने के लिए, तो उसके अंदर एक वो रेज सी आती है, तो होना नहीं चाहिए, शफीक ही रहना चाहिए इंसान को। लेकिन जिस तरफ ये सब कुछ जा रहा है, जो मैं हालत देख रहा हूँ बच्चों की, ग्रेजुएट हो रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उनकी हालतें मैं देख के ऐसे लगता है कि माँ बाप के पैसे ज़ाया कर रहे हैं। फाइनली जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये कि ये मैं टीचर्स से कह रहा हूँ, अगर कोई टीचर इस वीडियो को सुन रहा है, अपनी एजुकेशन की जो टीचर्स की एक यूनियन बनाएं और अपनी सैलरीज़ को, अपनी रिम्यूनरेशन को, अपने पैसों को, अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करवाएं। जिस तरीके से 1000 1500 1300 रुपये पर मैंने एंट्री टेस्ट की ड्यूटीज़ पे टीचर्स को रुलते देखा है, डेरा गाजी खान में, गुजरात में, गुजरांवाला में जब एंट्री टेस्ट करवाते थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का, जिस तरह से मैंने उनको 1300 रुपये की ड्यूटी करते हुए छुट्टी वाले दिन आकर मैंने रो देखा है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये 1300 रुपये के पीछे इतना रुल सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि जिस मुल्क में टीचर की जूती गंदी होगी ना, तो उसकी जूती सीधी करने वाले भी उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो अपनी जूतियाँ साफ़ करें, अपनी वैल्यू को, अपने रख रखाव को इम्प्रूव करें, अच्छा करें। उस्ताद हैं, रोल मॉडल बने। गंदी जूती वाले, मैली जूती वाले, मैले कपड़ों वाले उस्ताद से टीचर से स्टूडेंट इम्प्रेस नहीं होगा। वो क्या रोल मॉडल देखेगा? उसकी अपनी शर्ट साफ़ हो, वो एक मैली शर्ट वाले उस्ताद से सीखेगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ टीचर से भी, और ये मैं एजुकेशन सिस्टम वालों से भी बात कर रहा हूँ कि अभी वक्त है, सुधार लो अपने एजुकेशन सिस्टम को। नहीं तो अल्लाह ताला का एक सिंपल सा रूल है कि जब कोई कौम अपनी हालत नहीं बदलती ना, अपने अंदर को नहीं पहचानती, कोई कौम या कोई शख्स भी, ये शख्स के लिए भी है, ये याद रखें, किसी जोम में ना रहे कि ये कौमों के लिए, हमारा तो जिम्मेदारी नहीं है। कौमों भी अनफुसिहिम, कौम का मतलब सिर्फ कौम नहीं है, लोगों का भी है कि अपने अंदर को जब तक आप चेंज नहीं ना करेंगे, जो कि आपके अंदर कमियां हैं, वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ्स हैं, जब तक आप उन स्ट्रेंथ्स को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी हालत अल्लाह भी नहीं बदलेगा। और मैंने आज आपको बता दिया कि आप अपने अंदर को कैसे बदलेंगे। आप अपने अंदर को उसी तरीके से बदलेंगे कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानेंगे, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचान लेंगे तो उसके बाद आपको कोई दुनिया की ताकत जो है, दुनियावी ताकत नहीं रोक सकती, और फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। मैं आपको सिंपल सा ये रूल बता रहा हूँ कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक, अपनी दी हुई अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकतों के मुताबिक, जो कि विजुअल हो सकती है, वो ऑरल हो सकती है, वो काइनेस्थेटिक हो सकती है, वो टेक्सचुअल हो सकती है, वो कम्बिनेशन ऑफ 4 हो सकती है, जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और गूगल पे कैरियर सर्च करेंगे कि विजुअल लोगों के लिए कौन से कैरियर अच्छे हैं, प्रैक्टिकल लोगों के लिए, काइनेस्थेटिक लोगों के लिए कैरियर कौन से अच्छे हैं, और वही डिग्री चूज़ करेंगे, और या डिग्री कर ली है गलती से, कोई भी कर लिए, उस डिग्री में डायरेक्शन, कैरियर की डायरेक्शन उस तरफ रखेंगे जो कि आपके माइंडसेट के मुताबिक है, तो फिर आपको कामयाबी होगी दुनिया में भी, और अल्लाह भी आपसे खुश होगा, क्योंकि आप वो काम कर रहे होंगे जिसके लिए आपको पैदा किया गया। वो जो मछली पानी में तैर रही थी, वो अगर पानी में तैरने का मुकाबला लगवाएगी सबसे, तो वो जीत जाएगी, और वो पानी में तैरेगी तो अल्लाह भी खुश होगा। लेकिन अगर वो मछली दरख्त पे चढ़ने की ज़िद में खुदकुशी करेगी तो फिर अल्लाह भी उससे नाराज़ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। जी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल।